हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्स को एक अद्भुत द्वंद्ववादी के रूप में अस्वीकार किया अपितु उन्हें एक प्रकार्यात्मक विचारक माना है? कि जो किसने मार्क्स को द्वंद्ववादी के रूप में अस्वीकार कर दिया है और प्रकार्यात्मक के रूप में उसको माना है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु रिजेक्ट मार्क्स एज एन exotic dialectical and instead considers him as functional thinker. ऑप्शन है पी ए सोरोकिन, जी ए कोहेन, जे एलिस्टर, जे रोमर। आंसर सेकंड, जी ए कोहेन। जी ए कोहेन की प्रसिद्ध पुस्तक है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और डिफेंस। ये इनकी पुस्तक है जी ए कोहेन की फेमस। इसमें उन्होंने मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसकी दोबारा से उन्होंने व्याख्या की है। कोहेन कहते हैं कि जो मार्क्स का सिद्धांत है उसमें जो मूल संरचना है वो फंक्शनलिस्ट है, वो एक फंक्शनलिस्ट प्रकार्यवादी के रूप में है, क्योंकि उन्होंने उत्पादन संबंध और उत्पादन शक्तियाँ, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के विकास की बात की है। जो विकास होता है वो एक फंक्शनल क्रिया है, तो उन्होंने फंक्शनली एक्सप्लेन किया है। इसलिए वो कहते हैं कि जो मार्क्स का द्वंद्ववादी सिद्धांत है वो द्वंद्ववादी ना होके बल्कि एक फंक्शनलिस्ट है। वो मार्क्स के सिद्धांत को फंक्शनलिस्ट सिद्धांत कहते हैं, फंक्शनल सिद्धांत है, फंक्शनली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज की आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार नहीं है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल बेस ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी? ऑप्शन दिया है उत्पादन की पद्धतियां, मोड्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन शक्तियां, प्रोडक्शन फोर्सेस, एलिनेशन, अलगाव, उत्पादन संबंध, प्रोडक्शन रिलेशंस। आंसर है इसका एलिनेशन। जो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की जो आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार है वो ये सभी हैं। उत्पादन की जो पद्धतियां वो भी होती हैं, प्रोडक्शन और फोर्सेस, प्रोडक्शन रिलेशंस, ये हैं, और जो इसमें नहीं है वो एलिनेशन है। मार्क्स ने जो कहा है कि जो समाज का आधार होता है वो क्या है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स हैं जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध, इनको मिला के बनता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये जो समाज का आर्थिक आधार है। और जो एलिनेशन है वो आर्थिक संरचना का आधार ना होके बल्कि एक पूंजीवादी व्यवस्था का, एक पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों की एक स्थिति है, उसका स्थिति का ये परिणाम होता है, एलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दैनिक जीवन का समाजशास्त्र कहा जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच theoretical approach is considered as sociology of everyday life? ऑप्शन है फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल अप्रोच, प्रकार्यात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोच, संघर्ष उपागम, कन्फ्लिक्ट अप्रोच। इसमें दैनिक जीवन का जो समाजशास्त्र कहा जाता है ऐसा दृष्टिकोण किसका है? फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र का। प्रघटना शास्त्र आमतौर पे अगर हम देखें तो समाज शास्त्र में जो सिद्धांत होते हैं, मैक्रो लेवल पे भी सिद्धांत होते हैं जो समाज की संरचना का अध्ययन करते हैं, जो पूरा समाज है उसकी ओवरऑल संरचना का अध्ययन करते हैं। माइक्रो में क्या है कि व्यक्तियों की जो रोजमर्रा की अंतःक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्रघटना शास्त्र जो है वो एक माइक्रो लेवल का अध्ययन करता है। इसकी नींव जो है एडमंड हसरल के द्वारा रखी गई है फिनोमेनोलॉजी की फिलॉसफी में। एडमंड हसरल ने फिलॉसफी में रखी है, लेकिन समाजशास्त्र में इसका विकास किसने किया? अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एथनोमेथोडोलॉजी, जो कि वो भी माइक्रो लेवल की है, माइक्रो लेवल का अध्ययन किया जाता है उसमें हारोल्ड गारफिंकल। ये दोनों ही जो अप्रोच, दोनों ही जो सिद्धांत हैं, प्रघटना शास्त्र और एथनोमेथोडोलॉजी, ये दोनों ही माइक्रो स्तर की अप्रोच हैं जो इस बात पे केंद्रित करती हैं कि सामान्य व्यक्ति, जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो ये देखती है कि सामान्य व्यक्ति कैसे अपने दैनिक जीवन में, जो फिनोमेनोलॉजी है वो ये देखती है कि कैसे व्यक्ति सामान्य अपने दैनिक जीवन में किसी बात का जो अर्थ निकालते हैं वो उसका निर्माण करते हैं, कैसे वो उसका अर्थ निकाल के उसका निर्माण करते हैं, सामाजिक दुनिया को वो कैसे समझते हैं। यही
और इससे आगे जब हम थोड़ा-सा बढ़ते हैं तो कॉमन सेंस नॉलेज का यूज़ करते हैं, कैसे कॉमन सेंस नॉलेज का यूज़ करते हैं, फिर वो उस दुनिया को समझते हैं, ये है एथनोमेथोडोलॉजी। ये दोनों ही माइक्रो अप्रोच हैं। यह किसका मत है? प्रकटना शास्त्र बाह्य विश्व से जुड़े विद्यमान समस्त अनुमानों की व्यवस्थित ब्रैकेटिंग की जांच करता है। Who has stated phenomenology investigates the systematic bracketing of all existing assumptions regarding the external world? ऑप्शन दिया एडमंड हसरल, डेविड ह्यूम, मैक्स शेलर, इमानुएल कांट। आंसर है इसका एडमंड हसरल। जो प्रकटना शास्त्र है, फिनोमेनोलॉजी है, उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है व्यवस्थित तरीके से ब्रैकेटिंग को। जो ब्रैकेटिंग जो प्रक्रिया है, ब्रैकेटिंग प्रक्रिया होती है कि जब हम कोई अवधारणा पूर्व हमें पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि हम उसके प्रति कि वो चीज़ ऐसी है, पहले हमने सोच लिया, अजम्पशन बना ली। वही जो अजम्पशन बना लेते हैं कि वो चीज़ ऐसी है, उसके बारे में हम पहले से ही ऐसा सोच लेते हैं, तो उसको ब्रैकेटिंग या इपोक कहा है। ब्रैकेटिंग या इपोक, उसको साइड में रख के फिर उसका रियल एक्सपीरियंस करना, उसका अनुभव करना, जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, उसका रियल एक्सपीरियंस करके उसी ज्ञान को सही मानेंगे। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने ब्रैकेटिंग या इपोक कहा है, एडमंड हसरल ने। जैसे मान लो हम किसी ब्रैकेटिंग का मतलब है कि जैसे कोई एक पेड़ है, उसके बारे में हमने पहले से अजम्पशन बना ली कि वो बहुत सुंदर है, उपयोगी है हमारे लिए। जो उससे संबंधित जानकारी है पहले की, वो सारी सही हैं। हमने पहले से अजम्पशन बना ली। फिर उसी अजम्पशन को हम साइड में रखेंगे। उसी अजम्पशन को जब हम साइड में रख के फिर हम फिर से उसका एक वास्तविक जीवन का अध्ययन करेंगे अपने एक्सपीरियंस से, कॉन्शियस अपनी चेतना का प्रयोग करके, अपने अनुभव का प्रयोग करके जो जो अनुभव करेंगे हम, वही वास्तविक ज्ञान को सही मानेंगे। ये जो प्रक्रिया है वो ब्रैकेटिंग या इपोक कहलाती है। निम्नलिखित में से किसने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की परिभाषा में बदलाव किया है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज अल्टर्ड द डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय मैक्स वेबर? ऑप्शन है टालकट पार्सन, अल्फ्रेड शोल्स, जर्गन हेबरमास, एंथनी गिडेंस। मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया है उसमें थोड़ा सा जो चेंजेस किया है वो किसने किया? अल्फ्रेड शोल्स ने। मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, सोशल एक्शन, उसको परिभाषित करते हुए कहा कि ये वो प्रक्रिया होती है जिसे व्यक्ति दूसरों के व्यवहार की ओर निर्देशित करता है, जिसका व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिपरक अर्थ होता है। व्यक्ति का उस जो क्रिया करता है उसके साथ उसका कोई अर्थ जुड़ा होता है। इसी जिस उस क्रिया के साथ जब कोई अर्थ जुड़ता है, इसलिए वो क्रिया क्या कहलाती है? सोशल एक्शन कहलाती है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो अल्फ्रेड शूल्स ने इस अवधारणा में थोड़ा बहुत संशोधन किया है। उन्होंने इसमें ये जोड़ दिया कि कैसे जो अर्थ लगाया व्यक्ति ने, तो वो व्यक्तिपरक जो अर्थ लगाया सामाजिक क्रिया का, तो वो किस प्रक्रिया से उसने उस अर्थ को लगाया, किस प्रक्रिया से वो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने अर्थ की प्रक्रिया को और गहराई से समझाने के लिए चेतना, जो अल्फ्रेड शोल्ज़ है, उन्होंने अर्थ की प्रक्रिया को और गहराई से समझाने के लिए चेतना की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, समय बोध, इनर टाइम कॉन्शियसनेस और कॉमन सेंस नॉलेज जैसी अवधारणाएं जोड़ी हैं सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में। ठीक है, सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर ने दिया। मैक्स वेबर ने कहा कि व्यक्ति का कोई सब्जेक्टिव अर्थ होता है, इसलिए वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो अल्फ्रेड शुल्ज़ में उसमें थोड़ा संशोधन करके ये कहा कि जो व्यक्ति ने अर्थ लगाया, तो वो किस प्रक्रिया से लगाया, वो कौन-सी प्रक्रिया, उसको और गहराई से समझने के लिए उन्होंने जो कॉन्शियसनेस है और इनर टाइम कॉन्शियसनेस है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस नॉलेज है, उसको और ऐड कर दिया उसमें अर्थ के साथ, अल्फ्रेड शुल्ज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता फिनोमेनोलॉजिकल सिद्धांत की नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द फीचर ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी? जो फिनोमेनोलॉजिकल सिद्धांत की विशेषता नहीं है, बाकी इसमें ऑप्शन जो हैं बाकी सभी फिनोमेनोलॉजी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है अध्ययन का केंद्र व्यक्ति सचेतन अनुभव, फोकस इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस इसकी विशेषता है फिनोमेनोलॉजी की। ये पूर्व धारणाओं एवं कट्टर सोच पर आधारित है, बेस्ड ऑन प्योर assumptions एंड डोगमेटिक थिंकिंग। अर्थ का निर्माण, कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ थिंग,
सामाजिक वास्तविकता की विषयपरक प्रकृति, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। जो व्यक्ति का सब्जेक्टिव नेचर होता है, व्यक्ति जो क्रिया करता है, अर्थ सब्जेक्टिव अर्थ लगाता है, सोशल रियलिटी का निर्माण करता है। और जो जो मीनिंग लगाया उससे वो चीज़ों का उस सामाजिक वर्ल्ड का निर्माण हुआ, ये भी इसकी है। फ़ोकस करता है उसका जो चेतना के आधार पे और एक्सपीरियंस पे, जो नहीं है इसमें पूर्व धारणाओं एवं कट्टर सोच पे आधारित है। ये इसका जो इसकी फिनोमेनोलॉजी की विशेषता नहीं है, ये इसका आंसर है। फिनोमेनोलॉजी की जो विशेषताएँ हैं उसमें सचेतन अनुभव होता है व्यक्ति का, कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होता है, व्यक्ति अपनी अंतः क्रियाओं के माध्यम से जो अर्थ लगाता है, मीनिंग लगाता है, फिर स्वयं उस बात का, उस घटना का निर्माण करता है। सामाजिक वास्तविकता को सब्जेक्टिव से समझता है। और जो हमने पहले ये देखा कि पूर्व धारणाओं और कट्टर सोच पे आधारित, ये चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि इसको एडमंड हसरल ने जो ब्रैकेटिंग ब्रैकेटिंग या इपोक के माध्यम से बताया कि जो पूर्व धारणाएं होती हैं उसको अलग रख के फिर उसका खुद से सस्पेंड कर देना। जो पूर्व धारणाएं हैं उसको सस्पेंड करके व्यक्ति अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने कॉन्शियस से उस घटना को समझता है, वही वास्तविक ज्ञान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का लोक विधि विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी में स्थान नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंसेप्ट हैज नो प्लेस इन एथनोमेथोडोलॉजी? कि कौन सी अवधारणा है जिसका एथनोमेथोडोलॉजी में कोई स्थान नहीं है? ऑप्शन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्सिविटी, इंडेक्सिकलिटी, अकाउंट्स। ये तीनों ही एथनोमेथोडोलॉजी में ये इसकी अवधारणाएं हैं, लेकिन जो नहीं है औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एथनोमेथोडोलॉजी की जो स्थापना है वो हारोल्ड गारफिंकल ने की है, और वो इस बात पे जोर देते हैं कि लोग कैसे रोज़मर्रा की जो दुनिया है उनकी, उसको समझने के लिए समाज कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। उससे संबंधित जो अवधारणाएं दी हैं, जैसे रिफ्लेक्सिविटी, जब हम बातचीत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उस समय जो सामाजिक परिदृश्य होता है उसका जो वर्णन किया जाता है, वो उस समय उस घटना की रचना होती है। इंडेक्सिकलिटी किस शब्द से, किस कथन से, संदर्भ से वो बात कही गई है, किस पे निर्भर है। अकाउंट्स, व्यक्ति अपने जो क्रियाएं की हैं उसकी व्याख्या करते हैं, वो क्रिया क्यों की, जैसे वो लेट आया तो लेट क्यों आया, उसका वो एक जवाबदेही करता है, अकाउंटेबल होता है कि वो क्यों आया, वो अपना रीज़न बताता है। और ये माइक्रो लेवल की इंटरेक्शन जो अब इंटरेक्शंस होती हैं, ये क्या हैं? ये सभी उसकी विशेषताएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट अक्सर उल्लंघन पर प्रयोग ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे भी एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ऑफन यूज द टर्म ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट सो एज टू। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो हैं वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट शब्द का उपयोग करते हैं, तो इससे वो हमने आगे सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि सांस्कृतिक अनुष्ठान का अध्ययन करते हैं, स्टडी कल्चरल रिचुअल्स का, आर्थिक नीतियों के प्रभाव की जांच करते हैं, एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, सामाजिक मानदंडों का उद्देश्यपूर्ण उल्लंघन कर व्यवस्था समझ सके, पर्पजफुली वायलेट सोशल नॉर्म्स टू रिवील ऑर्डर, ऐतिहासिक घटनाओं की जांच, इन्वेस्टिगेट हिस्टोरिकल इवेंट। जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है वो सामाजिक मानदंडों का उद्देश्यपूर्ण उल्लंघन करके व्यवस्था को समझना होता है। ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट होता है कि जब हम कोई जानबूझ के उस नियम को तोड़ते हैं, समाज के जो नियम होते हैं उसको तोड़ते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, फिर हम समाज की व्यवस्था को समझते हैं। जैसे कि जब हम कोई सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं, तो पास में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ दूसरे बंदे को इरिटेट कर देना, ऐसे बार-बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना, बार-बार उसके अर्थ पूछते रहना, तो उसको इरिटेट करना। उस समय जो परिस्थिति होगी, उस समय जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, जैसे उस भ्रम स्थिति हो जाना, गुस्सा आना या असहजता दिखाई देना, वो समाज की व्यवस्था को कितनी गहराई से अनकहे वो नियम हैं, उनको हम समझते हैं। तो वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि उस नियम जो समाज में कुछ अनकहे नियम होते हैं, उनका उल्लंघन करके फिर उस नियम को हम समझते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी का समाजशास्त्री क्षेत्र में प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी? ऑप्शन है, प्राथमिक केंद्र बिंदु बताना है, सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों का अध्ययन, स्टडिंग कल्चरल नॉर्म्स, लोगों को उनकी सामाजिक दुनिया का बोध कराने के तरीकों का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग वेज पीपल
मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, आर्थिक कारकों का विवेचन, एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स, सरकारी नीतियों के प्रभाव की जांच, इन्वेस्टिगेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो केंद्र बिंदु है, लोगों को उनकी सामाजिक दुनिया का बोध कराने के तरीकों का विश्लेषण करना, ये एथनोमेथोडोलॉजी का मेन फोकस है। एथनोमेथोडोलॉजी, एथनो एथनो का मतलब है लोग और मेथोडोलॉजी विधियाँ। तो इसमें ये जानना होता है कि कैसे लोग अनकही विधियों प्रक्रियाओं का उजागर करते हैं कि जिससे लोग सामान्य सामान्य लोग जो है अपनी रोजमर्रा की सामाजिक दुनिया को समझने योग्य बनाते हैं, उसको अर्थपूर्ण बनाते हैं और एक ऑर्डरली समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं। तो कौन-कौन सी विधियों का यूज़ करते हैं, तो उस मेथड को बताना है, बोध उनका मेथड का बोध कराना होता है, उन तरीकों का विश्लेषण करना है। निम्न में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट नहीं है? Who out of the following is not symbolic interactionist? Option E, Wilfred Pareto, George Herbert Mead, Herbert Blumer, Irving Goffman। जो इसमें नहीं है, विल्फ्रेड प्रेटो। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसका विकास किया है, स्थापना की है। हर्बर्ट ब्लूमर ने शब्द दिया है, सिंबॉलिक शब्द दिया है, और इरविंग गॉफमैन ने ड्रामाटर्जिकल अप्रोच दी है जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ की बात की है। जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, इन्होंने सेल्फ की अवधारणा दी है जिसमें आई एंड मी का कंसेप्ट है, और हर्बर्ट ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का शब्द दिया है। और जो विल्फ्रेड प्रेटो हैं, विल्फ्रेड प्रेटो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से संबंधित नहीं है, बल्कि इन्होंने एलिट थ्योरी और एक्शन थ्योरी दी है जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से संबंधित नहीं है। सर्कुलेशन एलिट्स भी विल्फ्रेड प्रेटो का है। ये था हमारा आज का वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का भी, और टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। फ्री में भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। थैंक यू।